Hello, my dear friends. This is Amarjit Kumar Saroj, and I am your English teachers. And welcome to my YouTube channel. And I am going to teach you English. इंग्लिश एक बहुत बड़ा ही मुद्दा है और बहुत एक समझ लीजिए कि आज के समय में इंग्लिश इतना ज़रूरी हो गया, इतना कंपलसरी हो गया है कि बिना इंग्लिश के किसी एग्ज़ाम में बैठना और किसी बड़े कॉलेज में जाना, किसी फंक्शन में जाना, ये अपने आप में शर्म की बात हो गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल देखा जा रहा है। और कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, मैक्सिमम अगर कहा जाए तो मैं कहूँ कि अधिकतर एग्ज़ामों में इंग्लिश का रोल होता है। और ख़ास तौर को तो एसएससी के जैसे एग्ज़ामों में इंग्लिश का एक अलग ही ओहदा है। तो आज मैं उसी इंग्लिश को लेकर आया हूँ और मैं आज जिस कंटेंट को पढ़ाने वाला हूँ, और मैं ये जो सेकेंड मेरी सीरीज़ है, ये जितनी भी मैं सीरीज आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो सर आपका नीचे नहीं ऊपर रहेगा, क्योंकि ये किताब अपने आप में खुद रामबाण है। ये लगभग 13 सालों से लड़कों के दिलों पे, यानी जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके दिलों पे राज करती है। नीतू सिंह मैम की ये किताब है वॉल्यूम 1, और इसको मैं लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 वर्ब का। पहली जो पार्ट आप मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास किताब है तो किताब लेके बैठ जाइए, नहीं तो नोट्स बहुत बेहतरीन बनाइए। इसके अलावा कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा नया टीचर आपको दिखूंगा इस चेहरे पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लगभग 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन मात्र मैं कुछ ही समय से आया हूँ। तो ये चेहरा देखकर आपको लगे कि यार ये नया चेहरा है, जो बाकी पहले से फेमस टीचर हैं उनको पढ़ना है, तो मेरे भाई आपको कहीं अच्छा लगे कहीं पर पढ़िए। पर मैं आपको एक बात तब जरूर बताना चाहूँगा कि अगर समय निकाल के 1 घंटा अगर इस वीडियो को आप दे देते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस किताब का और मेरा फ़ैन हो जाएंगे। ऐसा मैं आपके साथ वादा करता हूँ। तो मैं आपका समय गंवा नहीं करूँगा, ज़्यादा बेकार नहीं करूँगा, मैं सीधे अपने मुद्दे पर आऊँगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग्स। आइए हम लोग अपना शुरू से इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? से यस। सभी लोग बोलेंगे यस, तो मैं आपको लेके चलूँ इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है, चलिए मेरे भाई, यहाँ पर अब आते हैं हम लोग। ये अब हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब चल रहा है। यहाँ पर तो वर्ड है जिसका नाम है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ पर है विल, और यानी सेल और विल, इनका प्रयोग कैसे कैसे होता है थोड़ा सा इस पे नज़र डालिए। ठीक है, और करके मैं लिख दे रहा हूँ और। अब सेल का प्रयोग और विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ आप ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, 2 वर्ड है, एक आपका है सेल और एक आपका है विल। ये दोनों के दोनों मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, और ये दोनों जो वाक्य हैं यानी मॉडल्स वर्ब हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको मेरे भाई? फ्यूचर टेंस को। इतनी बात समझ में आ गई। इनका प्रयोग किसके लिए होता है, इनका प्रयोग किसके लिए? बेसिकली इसका प्रयोग होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन कौन होते हैं, मैं उन सबको आपको बताऊँगा। आई और वी, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ क्या लगाते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। और विल जो है बाकी जितने आ जाएंगे, जैसे यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, राम हो गया, और आपका दे, इनके साथ हम लोग जो प्रयोग करते हैं मेरे भाई वो विल का प्रयोग करते हैं। पहली पॉइंट अपने दिमाग में नोट कर लो, वही चीज़ ऊपर लिखा भी हुआ है कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ फ्यूचर में किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। वही बात तो मैं यहाँ पर ही बताया हूँ कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी, मैं उसके साथ कॉलेज कल जाऊंगा और वो मेरे साथ आएगा। तो ही के साथ विल लगा है और आई के साथ शैल लगा है। पेपर में आपको कैसे पूछेगा ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट चेंज कर देगा और बता देगा, जैसे कर देगा यहाँ पर कि आई, मैं लिख सकता हूँ ही और ही के साथ शैल। ठीक है, ही शैल
मीट यू, अब बोल देगा टुमारो, ठीक है, टुमारो। तो यहाँ पर अब पहचाने कैसे? अरे मैं तो बताया था कि जो सब्जेक्ट है अगर ये आपका क्या है, आई है और वी है, तो इनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे सेल का, बाकी सबके साथ तो विल लगेगा, तो यहीं पर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यही बात है आपको देखनी है। उसके बाद कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम थोड़ा सा हम लोग हट के देखेंगे। मॉडर्न इंग्लिश का मतलब होता है कि समय बदलता गया, इंग्लिश में परिवर्तन होते गया। अब मॉडल्स यानी आधुनिक इंग्लिश की बात मैं करूं तो हम आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एवं वी के साथ सेल का प्रयोग ही किया जाता है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो आई हो या वी हो, इनके साथ हम लोग लगाते हैं सेल, पर लेकिन अगर यह सेंटेंस असर्टिव हो तो वहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं विल का, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर विल आई गो, गलत, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में हम लोग आई के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आई सेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सेल का एक अलग माजरा कह रहा है नोट में, कह रहा है सेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन, यानी मैं पर्सन की बात करूं तो एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट, और एक आपका होता है सेकेंड, क्या होता है मेरे भाई, सेकेंड, और एक होता है आपका थर्ड। अब मैं फर्स्ट की बात करूं आई और वी, और सेकेंड की बात करूं तो यू, थर्ड की बात करूं तो ही, सी, इट, कोई एक नाम, या आपका हो सकता है दे, ठीक है। ये जो वर्ड हैं ये आपके कहलाते हैं क्या चीज़ मेरे भाई, यहाँ पर ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन, क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। और सिर्फ यू सेकेंड पर्सन कहलाता है। इसके बाद आई और वी क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ये तीन पर्सन है, मैंने तीनों आपको बता दिया, ये आपको याद होने चाहिए। तो यानी कह रहा है कि सेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू, क्या कह रहा है मेरे भाई, यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, दे के साथ कमांड यानी आदेश की बात होगी। किसकी बात होगी, कमांड मतलब आदेश, प्रोमिस का मतलब वादा, और थ्रेट का मतलब धमकी, डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और कंपल्सन मतलब होता है अनिवार्यता या मजबूरी। इसके बाद एडवाइस, सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, इसीलिए वाक्य में विल का प्रयोग आई और वी के साथ भी होता है। अब मेरी बात सुनिए, इसी प्रकार से अगर ये जब भी सेंटेंस में मिले तो यानी अब सेकेंड पर्सन यानी इनके साथ आप लोग प्रयोग कर सकते हो, सेल का भी प्रयोग कर सकते हो। ये बातें दिमाग में आपको होनी चाहिए। अगर जब वाक्य में ये मैं बताया हूँ कि कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, एडवाइस, इन चारों पांचों वर्ड का भाव मिले तो ये पर्सन अगर है तो इनके साथ सेल प्रयोग कर सकते हो, सेंटेंस गलत नहीं होगा। और इसी का अपोजिट में कह दूं, यही सब किसी वाक्य में मिले और सब्जेक्ट ये हूं तो इनके साथ हम प्रयोग कर सकते हैं विल का, कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताने का प्रयास कर रहा हूं, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बस मैं जितना बता रहा हूं कान बंद यानी खोल कर चुपचाप सुनते चले जाओ। ये जब वाक्य में आए और सब्जेक्ट होंगे तो विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं चलूँ एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर कमांड, आदेश देने की बात है, यू शैल लीव द रूम एट वंस, अभी के अभी तुम उसको रूम क्या करो, छोड़ो। तो यू इसमें धमकी दे, आदेश दे रहा है, तो लीव यानी यू के साथ हम शैल का प्रयोग करती हैं। यहाँ पर प्रोमिस, प्रतिज्ञा या वादा कर रहा है, तो यू शैल बी अवार्डेड, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँ चाहे जो कुछ भी होगा। तो यहाँ पर आई के साथ वादा कर रहा है तो आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा। थ्रेट मतलब धमकी दे रहा है तो इसमें कर सकते हैं हम लोग ठीक है, ट्रेस पैसेज, ठीक है, शैल बी प्रोसिक्यूटेड, आई विल
पनिश यू। यहाँ पर आपको धमकी देने की बात कर रहा है, ठीक है, प्रोसिक्यूटेड को धमकी दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि धमकी देने में भी शैल का प्रयोग हो सकता है, चाहे कोई भी हो सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आई के साथ पनिश, यहाँ पर भी धमकी दे रहा तो आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल मेरे भाई। चलो अब यहाँ पर देखो, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की बात हो रही, संकल्प ले रहा है, तब भी हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क, मैं कठिन मेहनत करूँगा ताकि मैं अच्छा नंबर पा सकूँ। तो यहाँ संकल्प लिया, आई के साथ हम विल का प्रयोग कर दिए, ठीक है। आइए, कंपल्सन, मजबूरी व्यक्त किया, अनिवार्यता व्यक्त किया, अपनी मजबूरी को व्यक्त किया, यहाँ पर भी यू के साथ शैल लगा सकते हैं, आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैं नियम बताया हूँ कि थ्रेट, प्रोमिस, कंपल्सन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ये और एडवाइस एक ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेकेंड और थर्ड के साथ शैल का प्रयोग कर सकते हैं, अगर वाक्य में इनका भाव मिले तो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे यहाँ पर। रूल नंबर 2, लेट अस या लेट्स से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग किया जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन टैग सेंटेंस, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है जैसा सब्जेक्ट वैसा क्वेश्चन टैग, तो अगर लेट अस से हो या आपका लेट से हो, प्रारंभ हो इंपरेटिव सेंटेंस, तो इनका जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो लगेगा शैल मेरे भाई। क्या लगेगा? शैल लगेगा। और क्वेश्चन टैग में पढ़ाऊंगा मेरे भाई, क्वेश्चन टैग में इसके बाद पढ़ाऊंगा, और जितनी टॉपिक्स में इसमें है मैं सभी टॉपिक को कराऊंगा, और इसको करने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये पूरा किताब का निचोड़ ही है और ये पूरी किताब ही है। इसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लीजिए कि ये पढ़ लिए बस, ये लास्ट है। आइए अब उसके बाद देखिए, तीसरा रूल होता है शैल का। शैल का प्रयोग सजेशन यानी सुझाव को व्यक्त करने के लिए करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। जब किसी सेंटेंस में सुझाव देने की बात आएगी और वह इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ पर आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन शैल का, इसमें किसका भाव मिल रहा है? सजेशन यानी सुझाव। उसी के बाद नोट में यानी शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से वाक्यों में नहीं होता है। अब पढ़ेंगे कि विल और शैल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। अब तक तो हमने ये जाना कि कहाँ कहाँ होता है, लेकिन अब ये समझेंगे कि कहाँ नहीं होता है। कहाँ कहाँ होता था ये हमने पढ़ लिया, अब कहाँ नहीं होता है इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। चलिए, अगर वाक्य पास्ट यानी पास्ट से शुरू हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? विल का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वुड, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। ही होप्ड दैट, उसे उम्मीद है कि ही वुड पास द टेस्ट, वह एग्जाम को पास करेगा, ठीक है, कर सकता था। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल, शैल नहीं वुड और शुड का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि जो विल है वो पास्ट में क्या होता है? वुड हो जाता है, और शैल क्या हो जाता है मेरे भाई? शुड हो जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गया, ये पास्ट का भाव कर रहा है। दरअसल ये नियम तभी लागू यानी लागू होते हैं जब विल शैल के साथ स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो तब। ये आपको समझ में आना चाहिए कि पास्ट में विल और शैल की जगह पे वुड और शुड का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए, ही सेड दैट ही इज कमिंग, तो यहाँ पर ये पास्ट की बात कर रहा है तो हम लोग वाज का प्रयोग किए मेरे भाई। किसका प्रयोग किए?
वाज का प्रयोग किया है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए कह रहा था कि जो पास्ट में हम लोग विल और शैल, सही बात है। अगर मैं लिख दूं कि ही सैड टू अस कामा इन कामा आई विल किल यू, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो धमकी देने का बात हो रहा है, इसलिए आई के साथ विल लगाया हूं। तो ही को ही, सैड को क्या लगेंगे हम लोग, सैड को टोल्ड, और टोल्ड के बाद लिखेंगे हम लोग अस। इसके बाद कामा, इनोटेड कामा को हटाएंगे तो दैट, ये फर्स्ट पर्सन है तो हो जाएगा ही। तो अभी तो मैं ही लिखा, लेकिन अब देखिए पास्ट का बात हो रही थी तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये वुड हो जाएगा। यानी विल को पास्ट में जब भेजते हैं तो वुड हो जाता है, यहीं पे शैल होता तो शुड हो जाता। यही दो नियम मैं आपको बताया। अब आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर आप वही बात है देख ही रहे हैं। अब दूसरा कह रहा है, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर में। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिनकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। देखिए ये गलती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जब दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, दो कार्य हो रहे हैं भविष्य में एक के बाद एक हो रहे हैं, और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करता है, दूसरा जो कार्य है पहले वाले कार्य पे निर्भर करता है, तो हम लोग पहले फ्यूचर में बनाएंगे। कार्य सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा कार्य फ्यूचर में होगा मेरे भाई। जैसे अगर मैं आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, अगर मैं आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, आना तब तो आपसे मिलूँगा, तो इसमें एक कार्य दूसरे कार्य पे क्या है, निर्भर है। कह रहा है एक के बाद और दूसरा कार्य पहले कार्य पे, ये कार्य दूसरे कार्य पे क्या है, निर्भर है। तो जो पहला वाला वाक्य है इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट में और इसको बनाएंगे फ्यूचर में मेरे भाई। पहले ये देखिए फ्यूचर में बना दिया तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। अगर मैं आऊँगा तो इफ़ आई कम आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा। ये कंडीशन को दर्शाता है। हालांकि कंडीशनल सेंटेंस में इसको मैं पढ़ाऊँगा और बेहतरीन से इसको मैं बताऊँगा आपको, ताकि और बेहतरीन से समझ में आएगा, ठीक है। आज निम्नलिखित शब्दों को देखें, इसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। एक बात याद रख लेना, जब भी कोई सेंटेंस इफ से, एज सुन एज से, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन और कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर देखें। अर्थात इसको देखने के बाद है कि अगर किसी सेंटेंस में शुरुआत अगर इन शब्दों से होती है तो मान के चलिएगा कि इनके बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट आएगा मेरे भाई। किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा मेरे भाई फ्यूचर आएगा। इन्हीं चीज़ों को आपको देखना है ताकि आपका दिमाग खुल जाए। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। मैं इसको लिख लिख के पढ़ाता मेरे भाई, अगर मैं लिख के पढ़ाता तो समय ज़्यादा लगता, और हम लोगों का पेपर भी नज़दीक आ गया है तो लिखने में समय लगेगा, ठीक है। हालांकि मैं इसे खुद भी लिख कर इसको पूरा पढ़ा सकता हूँ, इतना क्षमता है, बट समय क्यों हम ज़्यादा बेकार करें जब हमारा इससे हो ही जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा एक रूल है जिसका नाम है वुड। अब वुड का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या माजरा है। रूल, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि वुड का प्रयोग पास्ट को के हैबिट को व्यक्त करने के लिए, पास्ट में अगर कोई आदत हमको लत लग गई है उसको बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाया करता था। दिस काइंड वर्ड गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ वुड, यानी मैं जाया करता था, ठीक है। अब पास्ट को बता रहा है तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का करेंगे। उसके बाद दूसरा नियम क्या कह रहा है, वुड का प्रयोग प्रेफरेंस यानी पसंद, प्राथमिकता या चॉइस, जिसे हम लोग हिंदी में पसंद या चुनाव या
चुनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्य में रादर का प्रयोग होता है, जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर वुड के साथ क्या लगा है, रादर। जब भी आपको पसंद बताना हो, प्राथमिकता बताना हो, चॉइस बताना हो, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करोगे, लेकिन वुड के साथ एक शब्द लगा रहेगा रादर। ये बात आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए। अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा और विल का पास्ट टेंस वुड ही होता है मेरे भाई। कह रहा है कि अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा, विल का पास्ट टेंस होता है वुड मेरे भाई। अगर ये पास्ट में है तो बाद वाला भी पास्ट में होगा, ठीक है। ही होप्ड, उसे उम्मीद है, दैट कि ही विल का प्रयोग नहीं करेंगे, वुड पास, कि वह पास होगा। क्या होगा, पास्ट होगा। यहाँ पर सबसे जरूरी बात है समझना कि पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा मेरे भाई। ये विल लगा दोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, अब यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद है जी वुड का प्रयोग और यूज टू का, दोनों का सिंपल टेंस यानी पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल मेरे भाई। यहाँ पर मिसप्रिंट है, भूतकाल को के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। मैं आपसे बोलूँ कि ये आपका है वुड मेरे भाई और ये आपका है यूज टू। इन दोनों की हिंदी की मैं बात करूँ तो दोनों की हिंदी होती है किया करता था, किया करता था मेरे भाई, इन दोनों की हिंदी है। लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है तो इसका प्रयोग थोड़ा सा अलग है, इसका प्रयोग थोड़ा सा अलग है। इसके प्रयोग में आपको देखेंगे तो ऑलवेज मेरे भाई, क्या चीज़, ऑलवेज, और क्या रहेगा, सेल्डम, ठीक है। और आपका रहेगा रिसेंटली, रिसेंटली, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा रेयरली, रेयरली। उसके बाद रहेगा आपका डेली, क्या रहेगा मेरे भाई, डेली। और रहेगा मेरे भाई एवरी डे, एवरी डे। जब ये शब्द आएंगे तो आप किसका प्रयोग करोगे मेरे भाई, वुड का प्रयोग करोगे। हिंदी यही है, ये शब्द नहीं रहेंगे तो यूज टू का प्रयोग करोगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ यही एग्जाम में ऐसे ही सवाल मिलते हैं और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए। जैसे यहाँ पर दिया आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाया करता था मेरे भाई। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं पैर से आया करता था। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर, और हम घंटों तक खेला करते थे। तो मेरे भाई यहाँ पर जो वुड का प्रयोग हुआ है, इन दोनों का प्रयोग हुआ है, यानी भूतकाल के रूटीन को बताने के लिए हुआ है। तो अब कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। इन शब्दों के साथ हम लोग वुड लगाते हैं और इनके अलावा सिंपल आता है तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई वुड बिफोर रिटर्निंग होम, घर से लौटने के पहले। उसके बाद करा 5 रूल, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्य के प्रिंसिपल क्लाउज में होता है। अब कह रहा है कि प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले प्रिंसिपल का मतलब मुख्य क्लाउज में प्रयोग होता है। इफ आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं कहाँ उड़ता, आकाश में उड़ता मेरे भाई। यानी मुख्य क्लाउज में भी प्रयोग इसका होता है। उसके बाद करा अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही। अगर कल्पना वाली जब भी बात आएगी तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ मेरे भाई लगाते हैं, वर का प्रयोग लगाते हैं। किसका प्रयोग लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है कि आई विश आई वर अ बर्ड,
काश में चिड़िया होता, काश में चिड़िया होता। कल्पना कर रहा है इसलिए आई के साथ वर का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर गलती मत करना, कल्पना अगर बात हो तो हमेशा वर का ही प्रयोग करना। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब आइए, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य के काल्पनिक होने का आरंभ आभास होता है, इनके साथ वाच का प्रयोग नहीं होता है। यानी अगर आपको देखना हो कि इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे पता लगाएं कि इससे कल्पना करने का भाव मिलता है और ये सेंटेंस काल्पनिक है, तो मैं कुछ टिप्स आपको बताने जो जा रहा हूँ उस टिप्स को समझिएगा कि काल्पनिक सेंटेंसों को पहचानने का ये क्या ट्रिक है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये दो शब्द हैं, इनको आप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा। कह रहा है कि आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड, दैट या सपोज, ये जो वर्ड हैं ये वाक्य में कल्पना बताने के लिए किया जाते हैं प्रयोग। कल्पना यानी कि ये काल्पनिक सेंटेंस है मेरे भाई, यही बताते हैं कि वाक्य काल्पनिक है कि नहीं है। जैसे वुड का प्रयोग विल के पास्ट के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं, अगर मैं लिख दूं कि आई विश, ठीक है, आई वाज अ बर्ड, काश में चिड़िया होता, ठीक है, आई विश आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता। दोनों की हिंदी आप ध्यान से सुनिएगा, हिंदी दोनों का सेम है लेकिन एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। इंग्लिश का तो यही सबसे बड़ी बात है कि कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है, इसी चीज़ को तो देखना है। बाकी अगर मैं कहूँ कंसेप्ट समझना है तो भाव को समझेंगे, अगर भाव नहीं समझेंगे तो हम कितना भी अच्छा पढ़ लें कहीं ना कहीं चीज़ें रुक जाएंगी। चलिए, ये जब भी प्रारंभ हो इन वाले वाक्यों से तो हम उसको काल्पनिक सेंटेंस कहते हैं और हमेशा कोई भी नंबर हो, पर्सन हो, वर का प्रयोग करेंगे, वाच का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बातें समझ में भी आ गई होंगी। अब आइए, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म में जब अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ अगर विल हो तो इनडायरेक्ट जब बनाना तो विल की जगह पर किसका प्रयोग कर देना, वुड का प्रयोग कर देना। ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी, ये उतना हार्ड नहीं है जितना समझ रहे हो। 7 रूल देखेंगे, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्य में होता है। यानी जब हम प्रश्नात्मक किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट विनती करते हैं तो वहाँ पर हम लोग वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं मेरे भाई। किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। ये बातें समझ में आपको आनी चाहिए। जैसे वुड यू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू गिव मी 10 रुपीज़ प्लीज़, वुड यू कम टू मी प्लीज़, क्या मेरे पास आएंगे, क्या मुझे कलम देंगे। जब भी पोलाइट की बात आएगी तो हम लोग प्रयोग करेंगे इसका। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही। आइए, 8वां रूल कह रहा है वुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में लगे कि संभावना व्यक्त हो रहा है मेरे भाई, यानी किसकी बात हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, वह सोने वाली है, अर्थात सो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग, क्योंकि संभावना व्यक्त कर रही है मेरे भाई। संभावना व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वुड का प्रयोग 9वां देखिए रूल क्या कह रहा है, वुड का प्रयोग विश यानी इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जब भी आप अपने इच्छा को व्यक्त करेंगे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। ठीक है, जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलपमेंट कंट्री सून,
मैं कल्पना करती हूँ, मैं कामना करती हूँ कि काश इंडिया क्या हो जाती, एक समृद्ध देश बन जाती जल्दी। तो यहाँ पर काल्पनिक यानी कि इच्छा को बरताने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश को रटना नहीं है बल्कि उसको समझना है, फील करना है। जितना ज़्यादा फील करोगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश के करीब आते जाओगे। इफ यू वांट टू नो very much and very deep about the English, so first of all you will have to feel। अब इसको फील करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो आपकी भावनाओं का है। 10वां नियम क्या कह रहा है, वुड लाइक टू का, यानी वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मैं मैनेजर से बात करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगा। इस तरीके के वाक्य को इच्छा बताने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है। चलिए आ जाइए। उसके बाद देखिए शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, शुड कहाँ लगता है। एक एक को ऐसे तोड़ के बताया गया है कि इसको पढ़ने के बाद जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, अधिकतर अगर आपका 50 नंबर यानी 25 में से 20 नंबर यानी 15 नंबर 10 नंबर आ रहे थे, 3 4 10 नंबर 5 नंबर आपके तुरंत गेन हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आज शुड का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। शुड का प्रयोग होता है मेरे भाई, रूल नंबर 1, शुड का प्रयोग सजेशन यानी सलाह देने के लिए किया जाता है। जब किसी को हम सलाह देंगे तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। ये बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश की पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश की पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा शुड का प्रयोग एडवाइस, यानी कि इसका भी मतलब होता है सलाह देने के भाव में व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए। यानी एक सजेशन देने के लिए भी शुड का प्रयोग होता है और एक सलाह देने के लिए, ठीक है। आइए तीसरा रूल शुड का क्या कहता है, शुड का प्रयोग लीड्स के बाद निगेटिव पर्पज यानी नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जब हम नकारात्मक उद्देश्य लेकर चलें और उसको रिप्रेजेंट करें तो वहाँ पर हम लोग शुड के साथ लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, ठीक है, ही शुड मिस द ट्रेन, तो तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन क्या हो जाए, छूट जाए, क्या हो जाए, ट्रेन छूट जाए मेरे भाई। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं भाई धीरे नहीं बोला हूँ, थोड़ी सी आवाज़ मेरी ठीक नहीं है क्योंकि जुकाम इतना ज़्यादा हो गया था कि गला बैठ गया है, इसलिए मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ। बाकी ठीक है, 1-2 क्लासेस थोड़ी सी आपको आवाज़ धीमी लगेंगी, बट क्लासेस थोड़ी सी और आपको हो जाएंगी तो आपको धीमी नहीं लगेंगी, ठीक है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ चलिए चलते पढ़ते हैं। आइए तीसरा रूल क्या कह रहा है, हमने तीसरा आपको पढ़ा दिया। नोट में लिस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। टेक केयर लिस्ट यू फॉल, अगर शुड के बाद यानी लिस्ट के बाद अगर कोई शब्द आ सकता है तो वो आएगा शुड। अगर शुड नहीं हो तो समझ लीजिएगा कि सेंटेंस होना जो चाहिए वो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इस लिस्ट के बाद शुड और सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है तो वहीं पर गलती है। इस बात को भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चल आ जाइए। इसके बाद देखिए और टू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। रूल नंबर 1, और टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब नैतिक कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य या सजेशन की बात आए तो वहाँ पर हम लोग और टू का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसकी जो हिंदी होती है वो चाहिए शब्द होता है, ठीक है। वी और टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए।
तो यहाँ पर मोरल की बात हो रही है, यानी कि नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, ought to का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, वाद्य को व्यक्त करने के लिए, बाधा माने मजबूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट को अवश्य इंक से लिखना चाहिए। इसका भी मतलब चाहिए, यानी इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, शुड का भी चाहिए, लेकिन प्रयोग कैसे होगा जब वाक्य का भाव मिलेगा सजेशन और एडवाइस तो शुड, अगर मोरल मिले तो आउट टू, और जब आपको मिले क्या चीज मजबूरी मिले तो किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद रूल नंबर 2, मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, भारत अवश्य ही क्या जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, तो फिक्स डिटर्मिनेशन होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग प्रयोग करेंगे मेरे भाई किसका, मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कह रहा है मस्ट का प्रयोग ड्यूटी कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जब अपने कर्तव्य को दिखाएंगे करेंगे तो वहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी सैनिकों को अवश्य ही अपने देश के प्रति लड़ना चाहिए। कंसेप्ट ये इतनी बेहतरीन बुक है कि इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस ध्यान से आप पढ़ते चले जाइए। किताब आपके पास है, हाईलाइट करते चले जाइए, बस और कुछ करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल सही। चलिए आइए, यूज टू का प्रयोग आ गया, मैं तो हालांकि इसको बता दिया हूँ आपको, लेकिन फिर देखते हैं। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट सिचुएशन यानी भूतकाल, किसका भूतकाल, किसका भूतकाल की आदत अवस्था को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वो 10 बजे तक पढ़ाई किया करता था, यानी पास्ट की आदत को दर्शा रहा है, तो हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए, यूज टू आर यूज टू सॉरी यूज टू या यूजेज टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ये सेंटेंस का गलत हो जाएगा, इसीलिए अब कह रहा है ही स्टडीज, यानी प्रेजेंट में इनका प्रयोग नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट में इसका प्रयोग व्यक्त करने के लिए नहीं होता है मेरे भाई। ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू द बेड, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए, उसके बाद अगला नोट में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है नोट में। यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार प्रयोग होता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो ही यूज टू कम हियर, वो यहाँ आया करता था। निगेटिव में ही यूज नॉट टू कम हियर, वो यहाँ नहीं आया करता था। ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, वो यहाँ नहीं आया करता था। इंट्रोगेटिव में यूज्ड ही टू कम हियर, डिड ही यूज टू कम हियर, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए, वर्ब यूज टू के बाद, यानी वर्ब प्लस यूज टू के बाद V1 में ING का प्रयोग होता है और हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में लेट हो रहा हूँ, मैं सुबह में लेट हो रहा हूँ, तो कह रहा है वर्ब प्लस यूज टू के बाद जो वर्ब आएगी वो किस में रहेगी, बिफोर में रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, जो ये वर्ब है और वर्ब के बाद यूज टू है, और यूज टू के बाद जो वर्ब आएगी वो किस में रहेगी, बिफोर में रहेगी मेरे भाई। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नोट में देखिए, कई वर्ब्स एडजेक्टिव्स फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि मतलब ING का प्रयोग होगा। नियम कहता है कि टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, लेकिन यूज टू के बाद ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए, बल्कि ING का प्रयोग होता है। बी यूज टू, ठीक है, एक्यूस्टम्स टू, एवर्स टू, विथ अ व्यू टू, अर्थात ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसे फ्रेजल वर्ब और एडजेक्टिव हैं जिनके साथ टू आता है मेरे भाई, क्या आता है, टू आता है, और इनके पास बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी V4, यानी V4 का मतलब कि V1 प्लस ING, अर्थात
वर्ब में आईएनजी। इनके बाद जब भी सेंटेंस दिखे तो समझ जाइएगा कि जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा, प्रोन टू, ओनिंग टू, ठीक है। अब इतना आपको समझना चाहिए। जैसे ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब होता है ग्रसित होना, स्मोकिंग, वो धूम्रपान से ग्रसित है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुम्हें मीटिंग के लिए क्या कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट वेन ही वॉज इन लंदन, जब वो लंदन में था तो सही दिशा में कार चला रहा था। तो यूज टू के बाद जो वर्ब आया है मेरे भाई उसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है। इज दैट क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? हाँ, अब मैं आपको मॉक टेस्ट भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप बस मेरी क्लासेस पहले पूरा कर लीजिए। आपका सिलेबस जब 50-75% कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिएगा, तभी आपका सही होगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर नीड और क्या है मेरे भाई, नीड है, क्या है, बात हो रही है किसकी, नीड और डेयर, ये दो ऐसे वर्ब हैं, दिमाग थोड़ा लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और करके मैं लिख दे रहा हूँ, डेयर, ठीक है, जो साहस व्यक्त करता है, और नीड जरूरत, यानी ये डेयर जो साहस को व्यक्त करता है और नीड को इसको व्यक्त करता है जरूरत को, आवश्यकता को। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों के रूप में हो सकता है, यानी इनका प्रयोग मेन वर्ब में भी होता है और मॉडल्स में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर ही नीड्स मी, तो यहाँ मेन वर्ब का काम किया है मेरे भाई। ही नीड्स मी, उसे मेरी आवश्यकता है, ज़रूरत है। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यू नीड नॉट टू कम टुमारो, यहाँ मॉडल्स का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यू के बाद क्या है, सीधे ये आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, मॉडल्स का काम कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि डेयर और नीड दो ऐसे मॉडल्स वर्ब हैं जो मॉडल्स का भी कार्य करते हैं और किसका, मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं। चलिए, नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है, यानी इनका प्रयोग पॉजिटिव में नहीं होता है। ही नीड हेल्प हिम, उसे मेरी आवश्यकता, हाँ, आई नीड हेल्प हिम, मुझे उसकी आवश्यकता की ज़रूरत है। तो कह रहा है कि नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है। जब इनका प्रयोग मॉडल्स के रूप में होगा तो जो देखिए यहाँ पर भी मॉडल्स है, यहाँ पर दोनों मेन वर्ब है, तो यहाँ पर ये मॉडल्स के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। आई नीड टू हेल्प हिम, अगर यहीं पर मैं टू लगा दूंगा तो टू के बाद ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और ये हो जाएगा मेन वर्ब। तो हम लोग यहाँ पर ये हो जाएगा मेन वर्ब और ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी पॉजिटिव में हम मॉडल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, आ जाइए, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में हो तो उसके बाद 2+V1 का प्रयोग ही करते हैं मेरे भाई। अगर ये नीड है, क्या है, नीड है, और इसके बाद आपका मेन वर्ब हो तो ये सेंटेंस दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। लेकिन इनके बीच में आप एक वर्ड लिख दोगे, क्या चीज़ वो वर्ड है, टू, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। वही यहाँ पर कह रहा है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर देखिए नीड्स और वर्क ये मॉडल्स है, ये इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर एक का प्रयोग हो सकता है, सेंटेंस गलत। ही विल नॉट, ठीक है, डेयर टू कम, यहाँ पर मेन वर्ब का काम किया है और ये मॉडल्स का काम किया है, ये सेंटेंस क्या है, सही है मेरे भाई। उसके बाद आइए, अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो निगेटिव वाक्य में नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है मेरे भाई। कह रहा है अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग रूप में हो तो निगेटिव वाक्य में नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। निगेटिव होगा तब, आई डिड नॉट कम टुमारो, आई डिड नॉट कम टुमारो। यहाँ पर नीड कह रहा है कि नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो निगेटिव वाक्य में नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर यहीं पर मैं टू का प्रयोग कर दूंगा तो सेंटेंस क्या रहेगा, गलत, लेकिन टू का प्रयोग नहीं है तो सही, दोनों का दोनों क्या है, सही है मेरे भाई, ठीक है। अब आइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है आपको कि यहाँ पर मॉडल्स और उनके यूज देखिए,
क्या क्या है। अब तो आपने पढ़ा था कि हाँ ठीक है, लेकिन इनका शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये मॉडल्स कैन है, ठीक है, कैन, वुड, मे और वुड, कुड, वुड। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कुड का प्रयोग फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे का प्रयोग रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट और वुड का प्रयोग किसका, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कैन आई टेक योर बाइक, तो मैं जब भी अपने फ्रेंड से बात करूंगा तो कैन का प्रयोग करूंगा, और जब मैं फॉर्मल रिक्वेस्ट करूंगा तो कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, अर्थात जब मैं किसी से बात करूंगा आपके क्या चाहिए, रिस्पेक्ट करके, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। आज जब मैं किसी को रिस्पेक्ट दूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ रिस्पेक्ट दूंगा, तो मैं का प्रयोग, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस तरीके से वुड का, वुड यू हेल्प मी प्लीज, ये समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न काल यो वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फार्मूले, ठीक है, फार्मूले में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए गए सारणी को इसके तरह देखिए, थोड़ा सा क्या कह रहा है कि यहाँ पर मॉडल्स हैं, ठीक है, ये टेंस, थोड़ा से मैं बातों को ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि मॉडल्स का प्रयोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे होता है मेरे भाई। सब्जेक्ट है, मॉडल है, विवरण है, ऑब्जेक्ट है। अब जब ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वही बात यहाँ पर हुआ। तो जो मॉडल एक्टिव वॉइस में है वही मॉडल पैसिव वॉइस में होगा, बस खाली क्या जोड़ दोगे, बी जोड़ दोगे मेरे भाई। तो ये तो हो जाएगा इसमें। अब कॉन्टिन्यूस में कह रहा है कि मॉडल्स के बाद बी होगा, तो बी में आने की बी के बाद आईएनजी होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर मॉडल्स के बाद हैव होगा तो हैव के बाद V3 आएगा और इसका पैसिव वॉइस आपका बनाया जाएगा। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा तो मॉडल्स का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा है। ऊपर दिए गए सभी फार्मूले को देखें, आप पाएंगे कि मॉडल्स के तुरंत बाद किसके बाद, तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग विवरण फॉर्म में होता है, ठीक है, सही बात है। आइए उसके बाद करें मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए फार्मूला में देखो, और उसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में दिया गया है। अर्थात यहाँ पर कह रहा है सब्जेक्ट मॉडल्स है, ये परफेक्ट टेंस को दर्शाता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे, कई बार जब हम मॉडल्स प्लस हैव V3 का प्रयोग करते हैं, जैसे मॉडल, जैसे कि शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन इत्यादि, तो वाक्य में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ के विपरीत होता है। जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क, कह रहा है कि मीनिंग आई हैड द एबिलिटी, अर्थात इसमें एक अर्थ भी छुपा हुआ है। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क, हिडन मीनिंग आई डोंट स्कोर दो आई हैड द, अर्थात आप इसके जगह पर इसका ही प्रयोग कर सकते हो, आई हैड द एबिलिटी, मेरे पास योग्यता है। अगर इस तरीके का सेंटेंस है तो इसमें एक और अर्थ छुपा रहता है जिसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो, गलती नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिसमें छुपा है जस्ट सजेशन, एक सुझाव दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यहाँ पर हिडन मीनिंग है कि यू डोंट, डिडंट, क्या है, डिडंट। आइए प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी है क्या, अब तो हम लोग मॉडल्स पढ़ें, अब पढ़ेंगे प्राइमरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी वर्ब को क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्राइमरी वर्ब क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जैसे डू, हैव, बी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। इन वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह प्रयोग हो सकता है। अगर मैं बात आपको करूं तो एक हो सकता है इज, एम, आर, ठीक है, एक आपका वास और वर, इसके बाद आपका आता है डू और डच, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हैज़ और हैव, इसके बाद आता है आपका डिड और एक आपका आता है हैड। 11 होंगे, गिन लीजिए आप, 3 तो 5, 5 6 अब हो जाएंगे। इसका प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपसे कोई बोले कि प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं तो इन्हें ही हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह हो सकता है, ठीक है। जैसे डू का फॉर्म इस प्रकार होता है, डू, डज, डिड और डन,
3 फॉर्म आपके हो गए, ठीक है। आई डू माई वर्क, आई के बाद जो डू लगा हुआ है, डू का मतलब होता है मेरे भाई मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब का काम किया है। यहीं पर आई डिड नॉट, नॉट के बाद जो वर्ब आया है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नो मेन वर्ब है इसीलिए यहाँ पर डिड क्या किया है, आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। तो ये दोनों मेन वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए, हैव के बाद, हैव के फार्मूला इस प्रकार है कि हैज़ और हैव, हैड और हैड। हैव का प्रयोग पोसेशन अधिकार दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई हैव अ कार, अगर मैं कह दूँ आई हैव अ कार तो ये अधिकार बता रहा है, लेकिन ये किसके रूप में आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है। अगर यहीं पे मैं बोल दूंगा आपको कि आई हैव नॉट गॉन, तो यहीं पर ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है मेरे भाई। किसका कार्य कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। जब इनके बाद मेन वर्ब हो, यानी कहने का मतलब इनके बाद मेन वर्ब दिया हो तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, इसके बाद मेन वर्ब न हो दिया हो तो ये खुद के खुद मेन वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। आइए, इसके बाद हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। आई हैव नॉट सीन ही, मैंने उसे नहीं देखा, वही चीज़ मैं आपको बताया हूँ। हैड भी सेम वही कंडीशन है मेरे भाई। हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग फर्स्ट एक्शन दबाव में किए जाने वाले कार्य दर्शाने के लिए किया जाता है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम मैं कठिन परिश्रम कर चुका था, ठीक है, मैंने किया, करना है। तो हैव के बाद कह रहा है इन्फिनिटिव का भी प्रयोग हो सकता है, दबाव में जाने वाले वाक्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। सी हैड टू लीव हर जॉब। आ जाइए उसके बाद बी के फॉर्म इस प्रकार हैं। बी का फॉर्म जो है इज, एम, आर, वाज, वर और बीइंग, अर्थात इनके फॉर्म है। तो अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग देख सकते हैं। यहाँ पर आई एम अ डॉक्टर, तो यहाँ पर आई जो एम है वो मेन वर्ब है, वाज भी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब दिया है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर